बच्चों आज हम पढ़ेंगे कांट का समीक्षावाद। जैसे कि पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने बुद्धिवाद और अनुभववाद का अध्ययन किया। कांट का दर्शन के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद का विरोध नहीं किया, अपितु दोनों की गुण दोषों का पृथक रूप से विवेचना की है और दोनों में से जो बेहतर बातें थी जो दर्शन के क्षेत्र में एक क्रांति लाती, उन क्षेत्रों को समावित कर कांट ने अपने समीक्षावाद में समन्वयवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कांट के समीक्षावाद को जानने से पहले हम एक बार पुनः बुद्धिवाद और अनुभववाद का एक आउटलाइन ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं बुद्धिवाद। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बुद्धिवादी ये मानते हैं कि हमारे जो ज्ञान की सामग्री है वो प्रत्यय है, वो विचार है, और बुद्धिवादी ये मानते हैं कि जो प्रत्यय और जो विचार हैं वो जन्मजात होते हैं, अर्थात वो हमारी बुद्धि में पूर्व से हैं, और बुद्धि में इसे डालने वाले के रूप में बुद्धिवादी ईश्वरवादी विचारधारा लेते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर ने पहले से हमारी बुद्धि में सारे प्रत्यय डाल चुके हैं और इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें प्रमुख रूप से डेकार्ट थे, किंतु इसके लाभ और हानि दोनों पक्षों को कांट लेके आते हैं। बुद्धिवाद से लाभ ये होता है कि हमें गणित की तरह सार्वभौमिक और निश्चित ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये बुद्धि पे आधारित है। किंतु इसका एक डिमेरिट्स या हानि ये है कि यह बुद्धिवाद की परिणति अंततः रूढ़िवाद पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईश्वर और आत्मा संबंधी विचारों को समर्थन देते हैं। पर लाभ यह है कि बुद्धिवाद से जो सिद्धांत या जो दर्शन प्राप्त होता है बच्चों, वो यूनिवर्सल और श्योर होता है, अर्थात वह सार्वभौमिक और निश्चित होता है। और बुद्धिवादियों का जो संकेंद्रण है वो मुख्यतः तत्व मीमांसा पे रहा। जड़ तत्व क्या है, ईश्वर, आत्मा, इन संबंधी विचारों पर बुद्धिवादियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ जो बुद्धिवाद है उसमें जो पद्धति का प्रयोग किया गया है बच्चों, वो निगमन पद्धति है। इसे हम अलग से हम लोग डिफाइन करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि निगमन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहां पर हम लोग तथ्यों को विश्लेषण करते हैं और जो तथ्य होते हैं वो अनुभव निरपेक्ष होते हैं, अर्थात वह अनुभव पर आधारित नहीं होते। अब आते हैं बच्चों अनुभववाद पे, जो बुद्धिवाद का जस्ट ऑपोजिट है। अनुभववाद ये मानते हैं कि जन्म के समय हमारा मन या बुद्धि एक कोरे कागज के समान होता है, अर्थात कोई भी प्रत्यय हमारी बुद्धि में नहीं होते। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यय कहाँ से आते हैं। ये मानते हैं कि हमारे ज्ञान की सामग्री जो प्रत्यय है वो इंद्रिय अनुभव जनित है, यानी हम उसे स्वयं उत्पन्न करते हैं और ये प्रत्यय हमें संवेदन और स्वसंवेदन के रूप में मिलते हैं। जैसा कि आपने जॉन लॉक को पढ़ा था। लॉक ने अपने दर्शन में बहुत ही बेहतर तरीके से संवेदन और स्वसंवेदन को समझाने का प्रयास किया था और इन्होंने अनुभववाद की परिणति दी। किंतु यह अनुभववाद बर्कले से होता हुआ जब ह्यूम पे आया तो ह्यूम ने यह कह दिया कि अनुभववाद से जो जनित ज्ञान है वो कभी भी निश्चित नहीं हो सकता और ऐसा ज्ञान सदैव संभाव्य होगा। ऐसा कहकर ह्यूम ने दर्शन के क्षेत्र में एक नई चर्चा छेड़ दी कि अनुभववाद से कभी भी निश्चित ज्ञान नहीं मिलेगा, वो ज्ञान संभाव्य होगा। और इसी बिंदु को लेकर ही कांट अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ अनुभववाद में सार्वभौमिकता और निश्चितता नहीं है, किंतु इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों उसमें नवीनता है। विशेषकर जो विज्ञान की जो ज्ञान है उनमें एक खास बात होती है बच्चों कि उनमें हमेशा एक नवीनता होती है, किंतु वो सार्वभौमिक और निश्चित नहीं होते। और जो अनुभववादी विशेषकर लॉक ने तो जड़ तत्व, आत्मा, ईश्वर के बारे में ध्यान दिया, किंतु बर्कले और लॉक ने या बर्कले और हमारे ह्यूम ने अंततः स्वीकार कर लिया था कि जड़ तत्व नहीं है, आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। इसलिए दिक्कत ये हो जाती है कि अनुभववाद से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसमें हमें यह नहीं मालूम चलता कि ज्ञान का स्रोत क्या है। इसलिए अनुभववाद की परिणति ह्यूम के दर्शन में संदेहवाद के रूप में हुई। हाँ, अनुभववाद जिस पद्धति का प्रयोग करता है बच्चों उसे दर्शन में आगमन पद्धति कहते हैं, जो निगमन का बिल्कुल विरोधी होता है। ये जो पद्धति है इसमें हम तथ्यों का संश्लेषण करते हैं और जो तथ्य होते हैं वो अनुभव की अपेक्षा करते हैं, अर्थात आगमन पद्धति में जो तर्क होंगे वो संश्लेषात्मक होंगे और इंद्रिय अनुभव सापेक्ष होंगे। जैसा आपने बुद्धिवाद में देखा ये अनुभव निरपेक्ष है। बच्चों हमने एक ब्रीफली डिफाइन कर लिया कि बुद्धिवाद और अनुभववाद क्या है और दोनों के ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये बच्चों कि बुद्धिवाद की परिणति रूढ़िवाद में हो जाती है और अनुभववाद की परिणति संदेहवाद में होती है, अर्थात दोनों ही सिद्धांत एकांगी हो गए।
दोनों ही सिद्धांत एकांगी हैं, दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए कांट अपने दर्शन की शुरुआत करने से पूर्व इन दोनों सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के पश्चात वो एक नवीन दर्शन का प्रतिपादन करेंगे जिसे हम कांट का समन्वयवाद के नाम से जानते हैं। समन्वयवाद में कांट ने सबसे पहले चर्चा की अपने ज्ञान मीमांसा में, वो है ज्ञान का स्रोत। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धिवाद ये मानते हैं कि जो हमारे ज्ञान का स्रोत है वो हमारी बुद्धि विकल्प है, और अनुभववाद ये मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत हमारे स्वसंवेदन रूपी प्रत्यय हैं जो हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। कांट कहते हैं कि जो इंद्रिय अनुभव हैं से जो हमें प्रत्यय प्राप्त होते हैं, संवेदन एवं स्वसंवेदन संस्कार के रूप में, वे पृथक पृथक और अव्यवस्थित होते हैं। उससे कभी भी हमें कोई निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कांट ये कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव ज्ञान की सामग्री है, किंतु उसे ज्ञान में बदलना, परिवर्तित करना, यह कार्य बुद्धि विकल्प का है। अर्थात ज्ञान के लिए कांट दोनों आवश्यक मानते हैं, इंद्रिय अनुभव भी और बुद्धि भी। जिस प्रकार बच्चों हमने दर्शन में देखा कि द्रव्य के कारण के रूप में दो कारण होते हैं, उपादान कारण और स्वरूप कारण, जिसे आप अरस्तु के दर्शन में पढ़ेंगे। उपादान बच्चों होता है सामग्री और स्वरूप होता है उसका ढांचा या उसका सांचा। यहाँ पर कांट कहते हैं कि ज्ञान रूपी द्रव्य के लिए जो इंद्रिय अनुभव है वह उसका उपादान कारण है और उसका स्वरूप वो है बच्चों क्या, बुद्धि विकल्प। अगर बुद्धि विकल्प नहीं होंगे तो इंद्रिय संवेदन से कभी भी हमें निश्चित ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कांट ने अपने समन्वयवाद में बुद्धिवाद और अनुभववाद का एक समन्वय प्रस्तुत किया और यह धारणा प्रतिपादित की कि ज्ञान के स्रोत के रूप में इंद्रिय अनुभव एवं बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। एक ज्ञान की सामग्री है और एक ज्ञान का आधार है, अर्थात इंद्रिय संवेदन आकार बुद्धि में लेकर आते हैं। इसलिए कांट कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव के बिना बुद्धि विकल्प अधूरे हैं और बुद्धि विकल्प के बिना हमारा संपूर्ण ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए ज्ञान के लिए आवश्यक है कि इंद्रिय अनुभव भी हो और बुद्धि के विकल्प भी हो। इसे ही हम लोग कांट का समन्वयवाद कहते हैं। बच्चों, ज्ञान के लक्षण और स्वरूप जो कांट के ज्ञान मीमांसा का दूसरा बिंदु है, यहाँ पर कांट कहते हैं कि जो उनका ज्ञान है वो सार्वभौमिक निश्चित होने के साथ साथ उसमें नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि नवीनता ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। अगर किसी ज्ञान में नवीनता ना हो तो जो धीरे धीरे उसके अध्ययन का औचित्य स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए कांट चाहते हैं कि ज्ञान सार्वभौमिक निश्चित होने के साथ उसमें नवीनता भी होनी चाहिए। तो ये कांट के अनुसार ये ज्ञान के लक्षण है। फिर आते हैं बच्चों की ज्ञान के स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हमने कल देखा था कि ज्ञान के प्राप्ति के दो माध्यम है, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। तो कांट कहते हैं कि ये दोनों आवश्यक है और इसके लिए कांट एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने बोर्ड में लिखा है, संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। अर्थात कांट कहते हैं कि इनके जो ज्ञान होगा उसके जो वाक्य होंगे वो संश्लेषणात्मक एवं प्रागनुभाविक होंगे। पहले हम जानते हैं कि संश्लेषणात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य जिसमें विधेय उद्देश्य में निहित नहीं होता, सब्जेक्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एग्जाम्पल देखिए आप, गुलाब लाल है बच्चों, गुलाब गुलाबी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, तो लाल गुलाब का गुण नहीं है। और इसमें फायदा ये है कि इस वाक्य से एक नवीनता है कि गुलाब किसी अन्य रंग का भी हो सकता है। इसी प्रकार सोमवार को वर्षा हुई, ये आवश्यक नहीं कि हर सोमवार को मंगलवार हो सकती है, पर हाँ एक निश्चित सोमवार को वर्षा हुई, यह हमें ज्ञान मिलता है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में लाभ यह होता है कि इन वाक्यों में नवीनता की संभावना होती है, किंतु ये सिद्धांत सार्वभौमिक और निश्चित भी होता है कि गुलाब लाल है। और प्राग अनुभविक निर्णय वो निर्णय होते हैं जो अनुभव निरपेक्ष होते हैं। यहां पर कांट इसे डिफाइन करना चाहते हैं प्राग अनुभविक को, कि अनुभव निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है। तो कांट कहते हैं, या कांट इसका एग्जांपल देते हैं गणित का। जैसे गणित की जब हम अध्ययन करते हैं तो जो सर्वप्रथम तो हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं।
संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं 1 2 3 4 एंड etc। किंतु जब एक बार हमें इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो हमें पुनः उसे अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्राग अनुभविक का मतलब पूर्णता अनुभव निरपेक्ष नहीं है। इनका मतलब यह होता है कि एक बार अनुभव हो गया, मैंने एक बार देख लिया, तो फिर मैं मेरी बुद्धि विकल्प इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये निश्चित और सार्वभौमिक। जैसे कि हमने कहीं पर धुआं उठते देखा, तो हमें लगा कि फिर मैंने पास जाकर देखा कि वहां आग लगी है, तो मैंने एक धारणा बना ली, एक निश्चित सार्वभौमिक सिद्धांत बना लिया कि जहां धुआं होगा वहां अवश्य क्या लगी होगी, आग। तो बच्चे इसका मतलब समझ गए कि ज्ञान के स्वरूप आगमन निगमन दोनों पद्धति होनी चाहिए। और इसे समझाने के लिए कांट शब्द लेके आते हैं संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। शॉर्टकट में कहूं बच्चे तो एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिनमें नवीनता भी हो और वह अनुभव निरपेक्ष भी हो। ऐसे वाक्यों को कांट ने संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय कहा है। जिसे मैंने उदाहरण दिया कि संश्लेषणात्मक निर्णय वो होते हैं जो जिनमें विधेय उद्देश्य में निहित नहीं है। सोमवार को वर्षा हुई, ये मंगलवार को सकती, ये सोमवार का गुण नहीं है। इसी प्रकार प्रागनुभाविक का मतलब यह नहीं कि वो पूर्णता अनुभव निरपेक्ष है, कभी ना कभी उसका अनुभव हुआ है पर बार बार उसके अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कांट के अनुसार ज्ञान के लक्षण एवं स्वरूप सार्वभौमिक निश्चित, साथ में नवीनता होगी और पद्धति के रूप में इसमें आगमन और निगमन दोनों ही पद्धतियों का समावेश किया गया है। तो तीसरे बिंदु में कांट सक्रियता और निष्क्रियता पर विचार करते हैं, क्योंकि बुद्धिवादी मानते हैं कि जो हमारा मन और बुद्धि वो सदैव सक्रिय होता है, तो वही अनुभववादी मानते हैं कि हमारा मन प्रारंभ में निष्क्रिय होकर ही प्रत्ययों को ग्रहण करता है। कांट का मानना यह है कि मन सदैव सक्रिय होता है जब बुद्धि सक्रिय होता है। हाँ, उसे निष्क्रिय इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि बुद्धि स्वयं प्रत्यय उत्पन्न नहीं करती। इसका मतलब कांट ये मानते हैं कि बुद्धि या मन सदैव सक्रिय होता है। यानी सक्रियता और निष्क्रियता पर अपना पक्ष कांट ने प्रस्तुत किया। फिर आते हैं बच्चों कांट के ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की क्षमता क्या है, हम किन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की सीमा क्या होगी। तो यहाँ पर कांट ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यवहारिक सत्ता है जिससे हम इंद्रिय अनुभव कर सकते हैं, उनका तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि उनमें संवेदन और स्वसंवेदन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी जो व्यवहारिक सत्ता है वो सार्वभौमिक भी है, निश्चित भी है और नवीनता भी है। किंतु जब प्रश्न परमार्थिक सत्ता की आती है, जैसे कि ईश्वर और आत्मा, तो कांट इसका उत्तर देते हैं कि जो परमार्थिक सत्ता है वो इंद्रिय अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए ये कभी भी ज्ञान के विषय नहीं हो सकते। इसलिए कांट को अज्ञेयवादी भी कहा जाता है। तो अज्ञेयवादी का तात्पर्य है बच्चों कि कांट ने यह माना कि जो पारमार्थिक सत्ता है वो अज्ञेय है, अर्थात उसे कभी भी ज्ञान का स्वरूप नहीं दिया सकता, यानी उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और कांट स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं अपितु ईश्वर आस्था का विषय है। तो कांट ने अपने समन्वयवाद में यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा ज्ञान की सीमा केवल व्यवहारिक सत्ता तक है, क्योंकि ये संवेद वस्तु हैं जो संवेदन और स्वसंवेदन उत्पन्न कर सकते हैं। जो यह उत्पन्न नहीं कर सकते उनकी सत्ता है कि नहीं है, इसका जवाब कांट न देकर ये कहते हैं कि वो परमार्थिक सत्ता है, वह ज्ञान का विषय नहीं है अपितु वह आस्था का विषय है। और इसी कैटेगरी में कांट ईश्वर को रखते हैं। और बच्चों यही कांट का समीक्षावाद है।